हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम इतिहास की बात करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं हम, और बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। जब पढ़ेंगे हम बुद्ध, जैन और उनके ज्ञान के बारे में जो उन्होंने दिया है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत हेल्पफुल होंगे वो। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम पढ़ने वाले हैं अभी। मध्यकालीन हमारा कंप्लीट हो चुका है और आधुनिक में भी काफ़ी कुछ हो चुका है, अभी कुछ बाकी है तो वो भी कर लेंगे जल्दी से। तो ये 3 पार्ट तो आपको पता ही होंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब थोड़ा सा और कुछ समझते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य इतिहास क्या होता है और इतिहास क्या होता है एक्चुअली में। तो प्रागैतिहासिक यानी कि प्राक इतिहास। ठीक, प्राक इतिहास क्या है? वह है काल जिसकी कोई लिखित सामग्री नहीं, ऐसा टाइम यानी कि पुराने साल का, बहुत पुराना, जहाँ अब भाई इंसान लिखना लिखना तो जानता था नहीं, तो और जानता भी धीरे धीरे था, तो वो इंसान बाद में जाके धीरे धीरे, मतलब कुछ सही नहीं मिला हमको, ऐसा कोई लिखित नहीं मिला जो कि हम इससे जान पाए कि वो लोग क्या करते थे, कैसे करते थे। जैसे सिंधु सभ्यता की बात कर लो, तो वहाँ पे तो थोड़ा सा कुछ चित्र वगैरह मिल भी गए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें, और अगर स्टोन एज में जाओ तो कुछ भी नहीं मिला है। तो प्रागैतिहासिक काल में को हमने 3 पार्ट में बांट दिया: पुरापाषाण, मध्य पाषाण एंड नवपाषाण। पुरापाषाण मतलब एकदम सबसे पुराना, फिर उसके बाद वाला मध्य, फिर आ गया नवपाषाण। अब पूरा भी 3 पार्ट में जाता है, पूर्व, मध्य और उत्तर पुरापाषाण। ठीक है, अपने को इतने डिटेल में नहीं चलना है, कोई मतलब नहीं है, काम की जो चीज़ है वो पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो पुरापाषाण काल जो है हमारा अज्ञात काल से लेके 8000 बीसी। अच्छा, 2 चीज़ आप समझ लेना, बीसी और एडी। बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का जन्म हम मानते हैं जो साल नंबर पहले 0000 रहा होगा, इसके पहले जो हुआ साल वो है बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद जो साल हुआ इसको बोलते हैं आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, एडी है ये, अन्ना डोमिनी एक्चुअली बोलते हैं, अन्ना डोमिनी, ये होता है उन्हीं के बाद, क्राइस्ट के बाद। इसको ACE भी बोला जाता है, और ये हो गया BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, आफ्टर क्राइस्ट एरा। तो खैर ये सब चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। जहाँ ईसा पूर्व, हाँ हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व यानी कि BC, और ये एक होता है ईसा मतलब आगे, ईस्वी। ठीक है, अब चलें वो 8000 जो BC यानी कि 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व यानी कि लगभग ये 4000 साल, ये रहा मध्य पाषाण काल। फिर उस 4000 BC से लेके 2500 BC लगभग 1500 साल, ये रहा नवपाषाण। अब देखिए, ये अज्ञात काल है, ये है मेरा 8000 BC, ये है मेरा 4000 BC, ये है मेरा 4000, और ये है मेरा 2500। तो मतलब इधर वाला पूरा पोर्शन रहा हमारा क्या? पुरापाषाण, ये हमारा मध्य पाषाण, और ये रहा हमारा नवपाषाण काल। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जो ज्ञानी मानव है, यानी कि जिसको हम होमोसेपियंस कहते हैं, होमोसेपियंस आई थिंक आपको क्लियर है। अगर आपने हमारा राष्ट्रीय उद्यान का पहला वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो होमोसेपियंस जो है लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व आए हैं। अब जरा ध्यान दें, लगभग 40,000 साल पहले इंसान आए हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं 8000 BC, यानी ये लगभग 10,000, 8000 पुराना और 2000 इधर चल चुका है, 10,000 और 20,000, 30,000 और जोड़ दो, लगभग इतने साल पुराने इंसान आए हैं। यानी कि ज्ञानी मानव, उसके पहले तो बंदर हुआ करते थे, बंदर से फिर चेंज होना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने लगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्रेन का रेशियो है हमारी बॉडी से वो बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू अदर्स। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें तो मानव जैसे प्राणी, मानव जैसे प्राणी का मतलब क्या है कि जो मानव जैसे दिखते हैं, 2 पैर में चलने लगे, वो है मानव जैसे। इनको बोला गया आदिम होमोनिड्स। रट लीजिए, पहले होमोनिड्स हैं ये, जो कि पुराने वाले होमोनिड्स हैं, आदिम होमोनिड्स। सबसे पहले अफ्रीका के आदिनूतन, रट लीजिए ये, आदिनूतन काल में दिखे मानव जैसे प्राणी, आदिम होमोनिड्स। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो एशिया में होमोनिड के सबसे पहले अवशेष मिले आपको जावा। जावा आपको पता होगा इंडोनेशिया में एक द्वीप है जावा, वहाँ पे मिले हैं होमोनिड के पहले अवशेष। ये पर्सन जो है सीधा चल सकता था, इसको बोला गया पिंथियाक्रोंथोपस एरेक्टस, यानी कि सीधा खड़ा वानर।
रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया में सबसे पहले जावा में मिला है, उसका नाम था पिथिक्रांथोथ्रोपस एरेक्टस। एरेक्टस से याद रख सकते हो, इरेक्ट। इन जीवों के 40 जीवाश्म जो है यहाँ पीकिंग के निकट एक गुफा में मिले। लगभग यही सारे जीव जो एरेक्टस हैं, इसके 40 जीवाश्म मिले हैं और पीकिंग करके एक जगह है जावा में, वहाँ पे मिले हैं। याद रखना, पूछ सकता है। अब पहला वानर जो कि सीधा चलता था, होमिनिड से मिलता जुलता था, वो मध्य अफ्रीका। अपने एशिया की तो हमने बात कर ली कि वो हमको कहाँ पे मिल गया, जावा में। लेकिन दुनिया की अगर हम बात करें तो मध्य अफ्रीका में मिला। ठीक है, लूसी उसका नाम रखाया गया था, याद रखना, लूसी। याद रखना, पूछ सकते हैं कभी भी। ये एक्चुअली में वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट है वो है, यानी कि इतिहास शुरू कैसे हुआ। उसके बाद तो फिर आ जाएंगे भारत के इतिहास में। तो भारत का इतिहास तो बहुत आसान है, ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड जो हैं ये वहाँ मिलेंगे, थोड़ा इन पर ध्यान देना। बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछे जाते हैं तो हमको बनना चाहिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया था ये जो पर्सन था। अपन पिथिकांथ्रोपस था एशिया वाला, अफ्रीका वाला था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और इसी की एक प्रजाति थी जिंजानथ्रोपस। ये भी नाम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन याद रखना, जिंजानथ्रोपस। इनने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया था। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई प्रागैतिहासिक काल। अब हम ये होमोसेपियंस जो होते हैं उसको आधुनिक मानव मानते हैं, यानी कि जो अभी हम हैं वो होमोसेपियंस की कहीं ना कहीं एक प्रजाति है। याद रखना। अब आदि इतिहास क्या होता है, लेखन कला के प्रमाण तो हैं पर स्पष्ट हैं। जैसे सिंधु सभ्यता हो गई, वहाँ आपको मिलेगी एक लिपि मिलेगी उनकी, और लिपि में दिक्कत ये है कि अभी वो जो भाव चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक, इसका मतलब ये है कि जितने भी भाव हैं चित्र के थ्रू व्यक्त किए गए हैं। कहीं आपको कोई जीव मिलेगा, फिर कोई जीव, फिर कोई जीव, फिर 4-5, मतलब ठीक है। तो उसमें दिक्कत ये है, हम आपको दिखाते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। ये लिपि कुछ ऐसी होती थी जिसपे कोई एक चित्र बना दिए, फिर कुछ ये 4-5 और निशान बना दिए। तो अब इन निशान का उनके लिए कोई मतलब होता था। अब यही मतलब इंसान अभी तक नहीं जान पाया है कि इस जीव का क्या मतलब था, इस चित्र का क्या मतलब था, इसका क्या मतलब है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा बना दिया है उन्होंने एक भाषा जो वो लिखा करते थे। ठीक है, चलिए, अब जो है इनकी जो लिपि है इनको समझना कठिन है। ये लगभग 2500 से 600 BC, वही 2500 जहाँ से नवपाषाण काल खत्म हुआ वहाँ से आद्य इतिहास शुरू हुआ। फिर आ जाता है ऐतिहासिक काल, यानी कि मानव सभ्य बन चुका था 600 BC के आसपास। यानी कि फिर वो सभ्य मानव मतलब जो अपने होमोसेपियंस हैं। ठीक, होमोसेपियंस हालांकि बहुत पुराने हैं, लेकिन होमोसेपियंस का ही एक पार्ट है। हम भी तो होमोसेपियंस में ही आते हैं। तो होमोसेपियंस का एक पार्ट धीरे 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 हम पढ़ेंगे अभी, निएंडरथल वगैरह कि कैसे वो काम करने लगे। अभी हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो हमारा इतिहास है उसको हम कई पार्ट में बांट सकते हैं। या तो प्राक इतिहास यानी कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, कोई लिखित है ही नहीं। ठीक है, या हमको मिला नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको मिला नहीं, क्योंकि खुदाई के दौरान जो मिले अभी तक आदि इतिहास का मिला है। उसके पुराना जो मिलता है उसमें कुछ पढ़ने वाली चीज़ मिली नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद अगर हम बात करें तो अपना जो इतिहास है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं इंसानों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निएंडरथल मानव, निएंडरथल कौन है, यही वो पर्सन है जो कि मध्य पुरापाषाण, ये देखिए जो पुरापाषाण काल था ना हमारा, ये पुरापाषाण काल को हमने बताया था 3 पार्ट में, पूर्व, मध्य और उत्तर। तो लगभग मध्य पुरापाषाण काल के आसपास जो है ये निएंडरथल मानव, ये होमोसेपियंस का ही एक विकसित रूप है जो थोड़ा बहुत काम करने लगा था। ठीक है, याद रखना निएंडरथल मानव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप निएंडरथल मानव, ये पूरा का पूरा इंसान दिखने लगा है। ठीक, इसके बाद जो आए हैं ये कुछ बहुत बड़ा सा चेहरा हुआ करता था पहले, और दिमाग का रेशियो बहुत बड़ा हुआ करता था। फिर इसके बाद बात करें क्रो-मैग्नन, अब थोड़ा सा और ज़्यादा इंसानों जैसा लगने लगा है। ठीक है, लगने लगा ना अब इंसान है। और ये शायद यहाँ पे कुछ बताया हुआ है सभी के बारे में, नहीं कुछ ऐसा नहीं है। ये देखते चलिए, क्रो-मैग्नन अब इंसानों जैसा हो गया है। तो
तो ये जो निएंडरथल मानव था लगभग मध्यपुरा पाषाण काल में मिला। इसके बाद होमो सेपियंस का जो आया क्रो-मैग्नन, इससे हुआ मानव भाषा का विकास। ये वो पर्सन है जो मानव भाषा के विकास में योगदान दिया है। निएंडरथल के बाद क्रो-मैग्नन आया, क्रो-मैग्नन ने भाषा के विकास में हेल्प करी। यही वो बंदा जिसने बोलने का प्रयास किया, आपस में कम्युनिकेट करने का प्रयास किया। ये जो पीकिंग मानव था, ये वाला पीकिंग मानव जो कि सिनाथ्रोपस नाम से जाना जाता था, जावा मानव की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा विकसित हुआ। ये जो जावा वाला था, उसके बाद जो पीकिंग वाला मिला आपको, पीकिंग वाला जो है थोड़ा ज़्यादा विकसित था। कुल मिला के धीरे धीरे विकास हो रहा है। आप याद रखना निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और ये वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और उसके बाद आप रखना पिथिकांथ्रोपस एरेक्टस, बहुत ज़रूरी। अब जो है ऐसे उटपटांग नाम नहीं मिलेंगे, अब सीधा सीधा है, बस पढ़ते चलो, याद करते चलो और एग्जाम में आए तो कर दो बस। पूर्व पाषाण काल की जो पूर्व पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल 3 तरह के हैं, पूर्व, मध्य एंड उत्तर। तो पूर्व पाषाण काल की जो जीविका का आधार था वो था शिकार। वो लोग शिकार करते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, मार लिए उनको, और उनको ऐसी कच्चा खा जाते थे। पहले क्षमता थी इंसान में कच्चा खाने की, कच्चा मांस खाने की, अब नहीं बचा सकते, बहुत मुश्किल है। अब अगर कभी आपसे पूछे आग और पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो भाई नव पाषाण काल में, और रट लीजिए ये, ठीक। यहीं पे कृषि का आविष्कार यहाँ मेहरगढ़ में मिला है सबसे पहले कृषि का साक्ष्य, और पहली जो फसल मिली हमको वो मिली है गेहूं। तो कृषि के बारे में अगर बात करें, आग और पहिया और कृषि सब नवपाषाण काल में हुआ। पहली फसल मिली हमको गेहूं। और अब एक और चीज, अभी तक वो जो थे खाने की तलाश में इधर उधर जाते थे, क्या जंगल से कुछ कुछ खाने को मिल जाया करता था। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब जैसे जैसे कृषि का आविष्कार हुआ तो हमारे पास खाना बचने लगा, बहुत सारी चीज़ खाना बचने लगा। तो वो जो कृषि जो है, उनने जब खाना ज़्यादा बचने लगा तो उसको रखेंगे कहीं, तो फिर स्थायी निवास की जो है हमारी प्रवृत्ति बढ़ने लगी। भाई हमारे पास खाना खाने को आने लगा तो हम रहेंगे कि भाई हाँ ठीक है, खाना खाने को मिलेगा। तो अब इससे फ़ायदा एक और हो गया। देखिए, पहले तो पूरा दिन वो खाना खाने में लगा देते थे कि यार यहाँ खाना आज का कैसा मिलेगा, डेली का डेली, डेली का डेली। अब जब उनको खाना मिलने लगा, स्थायी निवास होने लगा, अब उनके पास टाइम भी बचने लगा, अब उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लगा। तो अब साइंटिफिक जो थॉट्स हैं वो आने लगे कि ऐसा क्यों, फिर ऐसा कुछ कर लेते, भाई अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो थोड़ा और कर लेते हैं तो और हमको आराम मिलेगा। तो ये चीज़ें दिमाग में अब आने लगी। इसी वजह से फिर उन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया। ये बेचारा कुत्ता हमेशा फंस जाता है। अगर आप बात करो अंतरिक्ष में भेजा जाए, सबसे पहले कुत्ते को भेजा गया, लाइका को। यहाँ पे भी सबसे पहले कुत्ते को पालतू। तो इंसान का कुत्ते से बहुत खराब रिश्ता रहा है, हमेशा उसको मिसयूज करा इनने कुत्ते का। चलिए, सबसे पहले जो अगर बात करें तो तांबा धातु का यूज किया, रट लीजिए, बिल्कुल पूछा जाएगा। उसके बाद सबसे पहला औजार जो बनाया गया कुल्हाड़ी, जो कि मिला है अतिरम्पक्कम में, रट लीजिए। सबसे पहले तांबा धातु का यूज किया गया और जो प्रथम औजार बनाया गया वो बना गया कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी आया था, समझते हो आप, वो अतिरम्पक्कम करके एक जगह है, वहां पे हमको मिला है। वही कृषि का पहला उदाहरण हमको मिला मेहरगढ़ में। अगर आप चावल की बात करो तो चावल का आपके सबसे पुराना जो साक्ष्य मिला है वो है कोल्डी हवा, रट लीजिए ये चीज। कोल्डी हवा एक साइट है, मैं चाहूंगा आपको कुछ साइट दिखा पाऊं। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे धौलावीरा है, यहाँ पे कराची वाला एरिया है, यहाँ मोहनजोदाड़ो है, ये पढ़ेंगे आगे हम चल के। ये हड़प्पा हो गया, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था और इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिए, लेकिन सबसे बड़ा जो है यहाँ पे है मोहनजोदाड़ो। यहाँ मांडा हो गया, दाइमाबाद, सॉरी मांडा हो गया ये, और ये हो गया अपना कालीबंगन, ये हो गया अपना रोपड़, ये हो गया सतलज वाला एरिया, और कुछ है क्या यहाँ पे और अवेलेबल नहीं है फिलहाल। चलिए हम देखेंगे, ये सारी साइट्स हैं जो हमको मिली हैं। तो सबसे पहली जो प्राचीन हमको मिला है वो कोल्डी हवा से मिला है, रट लीजिए ये चीज। पल्लावरम करके एक जगह है, वहाँ पे पहली भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई, यानी कि कला करी गई, यानी पत्थरों पे ही कला की गई होगी। तो वो कलाकृति जो पुरापाषाण वाली है वो कहाँ मिली है? पल्लावरम में, बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए, आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ें तो तीन चार चीज़ों पर ही ध्यान देना। एक तो सिंधी घाटी सभ्यता, एक है वैदिक सभ्यता, एक है हमारा जो जैन धर्म, और एक है बौद्ध धर्म, ठीक। और एक और मान लिख लीजिए मौर्य काल। मौर्य इसके बाद नहीं पूछा जाता कभी भी।
सबसे ज़्यादा जो औजार मिले हैं वो स्फटिक के बने, एक तरह का पत्थर होता है स्फटिक। तो याद रखना, ये सब रटने वाली चीज़ें बिल्कुल याद रखना। रॉबर्ट ब्रूस फुट, इसने पहले पर्सन है जिन्हें पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। रट लीजिए बिल्कुल, रॉबर्ट ब्रूस फुट, इनने पूरा पाषाणकालीन जो हमारे औजार हैं उनको खोजा। और एक और नाम याद रखना है आपको, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो 1861 में था, तो इसने ये हेड था जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI है, उसका हेड था। और इन्होंने खुदाई करवाई थी, तब जाके ये मिले थे। खुदाई भी कैसे हुई कि एक ट्रेन की पटरी बन रही थी। ट्रेन की पटरी बनने के लिए कुछ ईंटें चाहिए थी, तो ईंटें जो है बगल के खंडहर से उठा के लाई गईं। और उसके बाद जब उनको पता चला कि यार यहाँ तो कुछ और है, फिर जाके खुदाई शुरू हुई, तो बहुत ही कुछ अलग ही मिल गया कहानी। सबसे प्राचीन नगर की अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो सबसे प्राचीन, इसको ऐसा बोल रहे हैं कि अभी जो उसके जो अंदर की चीज़ें मिली हैं वो काफ़ी प्राचीन हमको मिली। और एक और भी बात हो सकती है कि जो हमको सबसे बाद में खुदाई में मिला मोहनजोदाड़ो, सबसे पहले खुदाई में मिला मोहनजोदाड़ो, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। और इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। रट लीजिए, मोहनजोदाड़ो पूछा जाता है बार बार। मोहनजोदाड़ो शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, ठीक। असम में एक वानर मिलता है श्वेतब्रू गिबन, रट लीजिए, ये भारत का एकमात्र मानव भाव कपि है। कहने का मतलब ये है कि ये जो बंदर है एकदम इंसान जैसा दिखता है। श्वेतब्रू गिबन बिल्कुल याद रखना। इनाम गांव, ये गांव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती है और इसका संबंध जो है जोरवे संस्कृति से है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग अलग तरह की संस्कृतियां हमारे यहाँ जन्मी हैं, उनमें एक है जोरवे संस्कृति, उसका संबंध है इससे, इनाम गांव। और भारत में मनुष्य संबंधी प्रथम प्रमाण, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर इंसान के बारे में हम बात करते हैं तो पहला प्रमाण कहाँ पे मिला कि इंसान यहाँ पे आया, तो वो मिला हमको नर्मदा घाटी से। इसके बाद बात करेगा रिजले, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण, जैसे अलग अलग पार्ट में बांट दो, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले, तो साइंटिफिक तरीके से उनका अलग अलग जो हम क्लासिफिकेशन कहते हैं वो है प्रजाति विभेदीकरण। ये करा रिजले में। तो 2-3 नाम आप बिल्कुल याद रखना। एक रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये पर्सन जिन्होंने शुरुआत में पूरा पाषाण वाले औजार खोजे। दूसरा पर्सन ये रिजले, इसने विभेदीकरण किया, प्रजाति विभेदीकरण। और तीसरा अलेक्जेंडर कनिंघम, वो 1861 में ASI के जो है अध्यक्ष थे, उन्होंने खुदाई करवाई थी। तो आप उनसे भारतीय पुरातत्व का पितामह भी कह सकते हो आप उनको, कि उन्होंने खुदाई करवाई तो बहुत कुछ पाया उनने, और जो आज तक हम जान रहे हैं वो सब उन्हीं की देन है। अब अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के किनारे मिला था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। मोहनजोदाड़ो जो पहली बार हड़प्पा खोजा गया था, इस वजह से वहाँ पे हड़प्पा कहते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग इसके नाम हैं। एक और चीज़, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कांसे का यूज हुआ था, कांस्य, इस वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, क्वेश्चन आ सकते हैं, तैयार रहना आप। कार्बन 14 द्वारा, अब देखिए कार्बन 14 एक मेथड है निकालने की एज, क्योंकि कार्बन हर जीव में पाया जाता है और धीरे धीरे डीके होने लगता है। तो वो डीके होके अब कितना हो गया उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये कितने साल पुराना होगा। तो लगभग 2400 BC से 1700 BC के आसपास इसका पूरा का पूरा रहा होगा। इसकी अगर खोज की बात करें तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, और प्राक-ऐतिहासिक या कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं इसको। इसके जो मुख्य निवासी हैं द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय हैं, ये याद रखिएगा। ये प्राक-ऐतिहासिक में आता है जो हमने पहले पढ़ा था, फिर कांस्य युगीन भी कह दिए। और इसके जो मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागर, द्रविड़ मतलब कौन, ये जो इधर साउथ इंडिया में अभी बसे हुए हैं अपने, भूमध्य सागर इधर अपने ऊपर है। लोकेशन मुझे उम्मीद है आपको क्लियर है। अब अगर आपको इससे पूछा जाए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी है कौन सा, तो बिल्कुल याद रखना सबसे उत्तर में हमने वो देखा था मांदा, जम्मू कश्मीर में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो किस नदी के किनारे है। हमेशा से देखा जा गया है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई खास नदी के किनारे हो, तो उस नदी को नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
सबसे दक्षिणी अगर बात करें तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है यूपी में, जो हिंडन नदी के किनारे है। और सुतकांगे डोर जो है बलूच में, दाश्क नदी। अब देखिए चारों तरफ नदियां हैं, ऊपर है चिनाब नदी, नीचे है गोदावरी नदी, इधर है हिंडन नदी और इधर है दाश्क नदी। ऐसे ऊपर मांदा, नीचे दाइमाबाद, इधर आलमगीरपुर, इधर सुतकांगे डोर। सब कुछ याद रखना। ये बलूच यानी बलूचिस्तान वाला एरिया है जो कि पाकिस्तान में है। हालांकि ये देश बनने की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तो लड़ाई चल रही है। अब केवल 6 ही है जिनको आप बड़े नगरों की संज्ञा दे सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट नगर। मिलने को तो बहुत सारी साइट मिली हैं, ठीक है, लेकिन जो 6 हैं वो बड़ी साइट हैं जिनको आप शहर कह सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, ये शहरी सभ्यता थी। बाकायदे पानी निकलने की पूरी व्यवस्था थी, खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी, अन्नागार थे, स्नानागार थे, सब कुछ पूरी व्यवस्था थी। पूरा शहर था, सिस्टमैटिक प्लान्ड शहर। और भारत का प्लान्ड शहर पहला कौन सा है? चंडीगढ़। याद रखना, अंग्रेजों ने बसाया था इसको, पूरा प्लान्ड है, बहुत सुंदर। तो ये हो गई चंडीगढ़ की बात। तो शहरी है पूरी की पूरी। और लेकिन इनके बाद जो आए हैं वो आए हैं वैदिक वाले, और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक। अब शहर था पहले अपने यहाँ, फिर गांव बना, अब फिर शहरीकरण हो रहा है। तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है कि शहर से गांव आए, गांव से फिर शहर आ रहे हैं। तो खैर 6 को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। हर किसी का पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट कंडीशन में ये है कहाँ पे। ठीक, चलिए पढ़ेंगे, अभी चल के सब पढ़ेंगे। स्वतंत्रता पश्चात सबसे ज़्यादा गुजरात में खोजे गए हैं। तो क्या हुआ कि पहले तो अंग्रेजों ने खोजा, जो जहाँ खोजा, मेनली जो एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया, जहाँ पे ज़्यादातर पाए गए। उसके बाद इंडिया में मेनली गुजरात में सबसे ज़्यादा पाए गए। अब गुजरात भारत के कब्जे में है, तो भारत जो है उस पर ही खुदाई करवा पाएगा, पाकिस्तान वाले पे तो पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तान ने इसके साथ गड़बड़ किया है और बहुत सारी खुदाई नहीं भी करवाया उनने। अगर शायद है कि भारत के पास होता तो आज बहुत कुछ और देखने को वहाँ पे मिल सकता था। लोथल तथा सुतकोदता की अगर बात करें तो ये बंदरगाह थे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए, हालांकि सारे ही क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट वाले, कि इनमें से कौन सा शहर है जहाँ पे बंदरगाह था। तो आपको पता होना चाहिए लोथल और सुतकोतदा ये दोनों थे बंदरगाह। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जूते हुए खोए खेत तथा नक्काशीदार ईंट का प्रयोग किस शहर में हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। ठीक, मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला। अब देखिए स्नानागार, और एक और चीज़ मिली है स्नानागार। स्नानागार एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि कोई बड़ा कार्यक्रम रहा होगा तो वहाँ पे नहाने की व्यवस्था थी, बहुत बड़ी सी बावड़ी टाइप की मिली है, तो मोहनजोदड़ो में ही मिली है। और अन्नागार क्या है? जहाँ पे अन्न रखते हैं, सामान। अब भाई हम ये बोल रहे हैं कि स्थायी होने लगे लोग। अन्नागार में बहुत ज़्यादा अन्न, बहुत बड़ा है ये, अन्नागार में अन्न रखा जाता रहा होगा। उसके बाद चाहे वो किसी प्रोग्राम के लिए रखा जाता रहा होगा, जो भी वजह से रखा जाता रहा हो, लेकिन इतना है कि अन्नागार बना था, मतलब स्थायी जीवन था। शहरी जीवन तो वैसे ही था। तो ये चीज़ें हमको पता चलती। ये सबसे बड़ी इमारत है इस जगह की। लेकिन इन चीज़ों को पढ़ते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, ये जो भी हम पढ़ते हैं वो क्या है, अभी तक जो मिला है। ठीक है, मिलने को तो और पुराना भी मिल सकता है। अभी देखिए हड़प्पा को सबसे पुराना मानते थे, बाद में मिल गया क्या, मेहरगढ़ है, ये लगभग 7000 साल पुराना है। अब बताइए, तो बहुत कुछ चेंज हो गया मेहरगढ़ के मिलने से। अभी और मिल सकते हैं 10,000 साल पुराने, 20,000 साल पुराने, 30,000 साल पुराने। तो ये हिस्ट्री जो है अभी चेंज होती रहेगी। विदेशी व्यापार की अगर बात करें, यानी कि विदेशों से जो चीज़ें मंगाई जाती थीं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद है तांबा। खेतड़ी, बलूचिस्तान एंड ओमान। खेतड़ी ये इंडिया में ही है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ओमान एक देश है, वहाँ से तांबा मंगाया जाता था कोई भी यूज के लिए। चांदी जो है आपको अफगानिस्तान और ईरान से मंगानी पड़ती थी। सीसा की बात करें तो ये ईरान में मिलता था। सोना की बात करें तो कर्नाटक में, अफगानिस्तान में और ईरान से मंगाते थे। ये देखिए एक और चीज़, ये आपके ऊपर है, इनको आप याद रख सकते हो तो रख लीजिए, नहीं रख सकते छोड़ दीजिए। टिन जो है अफगान, ईरान। अफगान देखिए कई जगह मिलेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अफगान से टिन भी ले लिया हमने, अफगान से सोना भी ले लिया, अफगान से चांदी भी ले लिया हमने। गोमेद जो हमने सौराष्ट्र, ये
गुजरात वाले एरिया में है। और लाजवर्त, आपने अगर मोहनजोदाड़ो करके एक मूवी देखी होगी तो वहाँ पे डायलॉग है लाजवर्त से रिलेटेड। तो मैंने तो मूवी ना देख पाया, लेकिन उसका जो प्रोमो आया था उस पे ही था, लाजवर्त के बारे में बात हो रही थी। ये मेसोपोटामिया से मंगाया गया। मेसोपोटामिया ये अपना एक सभ्यता ही है, ठीक है। चलिए, तो जो सिंगल सिंगल है वो तो याद ही रखना। पहले तो एक चीज़ याद रखना, अफगान से टिन भी आ गया, सोना भी आ गया, चांदी भी आ गया, सीसा ईरान से आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो लाजवर्त मेसोपोटामिया, लाजवर्त इंपॉर्टेंट चीज़ है। गोमेद भी इंपॉर्टेंट है, सौराष्ट्र से आ गया। तो बाकी चीज़ें चांदी वादी याद रख सकते हो। लोहा तो याद रखना चाहिए। वैसे लोहा तो यहाँ यूज हुआ ही नहीं, तो लोहा कहाँ से याद रखोगे आप, ठीक है। लोहा का कोई यूज नहीं है, याद रखना सिंधु सभ्यता में। ये आएंगे जब ये अपने वैदिक वाले, तो ये लोग लोहा का यूज करना शुरू करेंगे। अब ये देखिए, मृद भांड, आपने नाम सुना होगा, मृद भांड, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है पॉटरी, यानी कि बर्तन। आपको क्या है, बर्तन मिलते थे, बर्तन पे अलग अलग कलर किए हुए थे, तो उन कलर के हिसाब से इन बर्तनों को हमने बांट दिया है। ये वही लिखे हुए हैं, जैसे मालवा एरिया में अगर आप जाओगे तो आपको काला और लाल बर्तन मिलेंगे, ठीक है। ये अभी की बात नहीं हो रही, पहले की बात हो रही। तो मालवा रीजन से जितने भी बर्तन मिले हैं, काला और लाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, क्योंकि आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा काला और लाल कलर के बर्तन कहाँ से मिले या मालवा से किस कलर के मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें बुर्ज होम करके एक जगह थी, वहाँ से धूसर कलर के मिले हैं। धूसर मतलब मटमैला, मिट्टी जैसा कलर। जोखे से आपको लाल कलर के मिले हैं। उसके बाद अगर बात करें दक्षिणी नवपाषाण, तो दक्षिणी नवपाषाण से चमकीला धूसर मिला है और पूर्वी नवपाषाण से भूरा लाल कलर का मिला है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब प्लीज़ सभी लोग इसको अच्छे से कर लेना। ये विदेशी व्यापार और थोड़ा अच्छा है, मेरी राइटिंग अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो इसमें मिल जाएगा आपको और अच्छा लगेगा। अब आगे चलें और इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। समझना ये है कि ये कहाँ हमको कौन सी सभ्यताएं मिली हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना। जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो गए, तो बहुत ही फेमस है। जैसे हड़प्पा हो गया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये किस नदी के किनारे है, ठीक। तो आप कैसे भी हिसाब लगा सकते हो, हड़प्पा जो है अपनी रावी नदी है, पाकिस्तान में बहती है रावी नदी। तो रावी नदी, अरे ये अपनी जो पंजाब में 5 नदियाँ आती हैं उन्हीं में से है। तो ये रावी नदी के किनारे है दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स, ये 2 पर्सन थे। दयाराम साहनी तो हमारे पितामह कहला गए, ठीक है, इंडियन वाले। तो दयाराम साहनी ने तो खुदवाई ही करवाई थी, शुरू करवाई थी, मतलब इंडियन के हिसाब से। दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स 1921 में, और पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। अब ये 1921 की बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान देना। ये जो कनिंघम था वो 1861 में ही करवा दिया था, याद रखना ये चीज़। मोहनजोदाड़ो ये आ गई सिंधु नदी के किनारे, हमारा राखलदास बनर्जी ने अगले ही साल किया। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत वहाँ पे है, वहाँ पे लरकाना जिला। ये 2 तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो इंडियन है। चन्हू दड़ो, ये भी सिंधु नदी किनारे, ये भी याद रखना। गोपाल मजूमदार कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी, हालांकि ज़रूरी तो है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी नदी वाला है। याद ये रखना है आपको किस नदी के किनारे है और है किस देश में और कहाँ पे है। ईयर वगैरह इतना मैटर नहीं करता, नहीं पूछे जाते। गोपाल मजूमदार 1931 में सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में है। कालीबंगन की अगर बात करें तो घग्गर नदी के किनारे है। बीबीलाल बी के थापर, ये है राजस्थान का हलमा, राजस्थान में ये एरिया हमको मिल गया, यानी कि कालीबंगन हमारा मिला राजस्थान में। कोट दीजी, ये सिंधु नदी के किनारे है, ये भी सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान। रंगपुर, ये मादर नदी के किनारे है, और ये गुजरात का कठियावाड़ा, गुजरात में मिलने लगा है। आप देखते चलिए, गुजरात में सबसे ज़्यादा मिले हैं आज़ादी के बाद। रोपड़ की बात करें, सतलज नदी के किनारे, ये भी पंजाब के रोपड़ जिले, नाम पे ही पड़ गया है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट, भोगवा नदी के किनारे, ये गुजरात का अहमदाबाद। लोथल में बहुत कुछ मिलेगा, अभी चलते चलिए हम पढ़ेंगे आगे चल के, बहुत कुछ मिलेगा। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है ये, ठीक है। ये तो आलमगीरपुर वैसे ही इसका उत्तरी भाग, पूर्वी भाग है।
सुदकांगेडोर ये पश्चिमी भाग है दास्क नदी के किनारे, ये तो हमको पता ही है, पाकिस्तान के मकरान में। उसके बाद अगर बात करें बनवाली तो ये रंगोई में है, हरियाणा के हिसार में। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिला में। अब एक और बात, जो 4 हमने पढ़ा था, ऊपर था मांदा, वो भी हमको पता है चिनाब नदी के किनारे है। इसके बाद नीचे जो है अपना दाइमाबाद, वो हमको पता है गोदावरी नदी किनारे। तो ऐसे करके हम 100 चीज़ें याद रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है किस नदी के किनारे है और कहाँ पे है, बस खोज किया जो किया वो आपकी इच्छा है। और देखिए इन चीज़ों को याद रखने का एक ही तरीका है, जो सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बताऊं वो ये है, पूछो, अपने से पूछो, किसी और से पूछो, किसी और को बोलो कि मेरे से पूछो, बिल्कुल याद रहेगा। वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आगे से हम वैदिक नहीं, अभी इस पे है, अभी कुछ हैं वो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद वैदिक जो है अगले वीडियो से हम कवर करेंगे। मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें तो यहाँ अब देखिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या मिला, यहाँ से क्या मिला, तो मैंने कोशिश करा कि इनको क्लासीफाई कर दें कि यहाँ से ये मिला है, रट लीजिए, एग्जाम आएगा तो बनेगा। जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, मोहनजोदाड़ो से आपको वृहद स्नानागार मिलेगा, ये लगभग ये है इसका था, लंबाई इसकी 11.88 मीटर, चौड़ाई जो उसके 0.01 मीटर और ऊंचाई जो है 2.43। ये तो एक्सट्रीम लेवल पे पूछा जाएगा, इससे ऐसा पूछा नहीं जाएगा, बस वृहद स्नानागार पूछा जाएगा है कहाँ पे। यहाँ पे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसपे 3 मुख हैं। इस पशुपतिनाथ शंकर जी को कहते हैं, आदि शंकर जी को कहते हैं, मतलब पुराने वाले शंकर जी, और पहले पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मतलब है कि पशुओं को देवता, उस टाइम पशुओं को बहुत माना जाता था, पशुओं को देवता थे पशुपतिनाथ। ये मिले हैं आपको मोहनजोदाड़ो से। नर्तकी की अगर बात करें, नाचने वाली एक वो मिली है मूर्ति, वो मिली है आपको मोहनजोदाड़ो से। बहुत फेमस मूर्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि मनोरंजन के लिए वहाँ डांस भी होता था, ठीक है, और ये भी पता चलता था कि वेश्यावृत्ति भी थी वहाँ पे। इसके बाद अगर बात करें चारों ओर, अब याद रखना पशुपतिनाथ के चारों ओर कौन कौन से जानवर हैं, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, 4 जानवर हैं, रट लीजिए, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। ठीक, ये तो आपको स्नानागार की बात हो गई। यहीं पे अन्नागार भी मिला, हम पढ़ चुके हैं ये। चलिए लोथल में आपको क्या मिला, लोथल यानी गुजरात। गुजरात है तो सबसे पहली बात तो वहां बंदरगाह होगा, रट लीजिए। गुजरात का एरिया कोस्टल एरिया है। यहां मिला है अग्निकुंड, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां बिना है मनका बांध बनाने का कारखाना। मनका मतलब क्या है, ये छोटे छोटे एक पदार्थ हुआ करते थे पहनने के लिए, जैसे मोती होती है ना, ऐसे ही मनका हुआ करता है, तो वो मनका वहां पे बना करता था। ठीक, चावल के दाने, हालांकि सबसे पुराने चावल के दाने आपको कोल्डी हवा में मिला, पढ़ चुके हैं। और घोड़े की अस्थि पंजर मिले हैं, यानी कि घोड़े का प्रमाण है कि यहाँ पे घोड़े थे। तो लोथल से हमको क्या क्या मिला, सबसे पहली बात तो बंदरगाह था, दूसरी बात वो हम अग्निकुंड मिला है, यानी कि वहाँ हवन हो सकता होता रहा हो, तीसरी बात तो मनका मिला है, मनका बनाने का कारखाना, चौथी बात चावल के दाने, और 5वीं बात घोड़े के प्रमाण। ये हमको वहाँ से मिली हैं, इनकी स्टडी अभी चल रही है, धीरे धीरे और चीज़ें मिलेंगी। अग्निकुंड लोथल से मिलने के साथ साथ आपको मिलेगा कालीबंगन यानी राजस्थान, ठीक है, बनवाली यानी कि हरियाणा, वो चीज़ें आपको क्लियर है। तो अग्निकुंड जो आपको मिला कालीबंगन में, यहाँ पे भी घोड़े के प्रमाण, यानी कि घोड़ा और अग्निकुंड दोनों इनमें कॉमन है। चलो बहुत अच्छी बात है। खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं, हल मिला है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेत जोतने का प्रमाण मतलब कि खेती होती थी, ये कहाँ से पता चला, कालीबंगन से। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, और इसका निचला शहर भी किलों से घिरा। अब देखिए ज़्यादातर जो जितने भी शहर हैं उनके जो ऊपर वाले शहर थे, ऊपर हाइट वाले, वो किलों से घिरे थे, लेकिन कालीबंगन एकमात्र ऐसी साइट है जिसका निचला शहर भी यानी कि पूरी तरह से किलों से घिरा, पैक्ड था पूरी तरह से। हड़प्पा से आपको मुहरें मिली हैं, एक श्रृंगी पशु का अंकन है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक श्रृंगी पशु है यहाँ की मुहरों में। और ये मुहरें कहाँ से मिली हैं, ये हड़प्पा से मिली हैं। मनका का कारखाना चनहुदड़ो में भी मिला है, और चावल के दाने रंगपुर में भी मिले हैं। ठीक, इनकी जो लिपि है भाव चित्रात्मक हम बात कर चुके हैं, और इनका जो रहने का तरीका है वो ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति का मतलब ये होता है, एक ये लाइन पे घर बने होंगे, फिर अगली लाइन पे बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे नाली और सड़क, फिर एक सड़क, और फिर एक ये पूरी लाइन से घर, ऐसा ये होती है ग्रिड पद्धति। ठीक है, तो नगरों और घरों के विन्यास के लिए इन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक,
घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल के पिछवाड़े पे खुलते थे। पीछे साइड इनका दरवाजा खुलता था और लोथल में जो है मुख्य सड़क की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह पे पीछे खुल रहा दरवाजा, लेकिन लोथल में मुख्य सड़क की ओर। ये लोग मुख्य सड़क की ओर क्यों नहीं खोलते रहे होंगे, क्योंकि मुख्य सड़क अलग ही आने जाने का रास्ता, तो पीछे खोलते थे, लेकिन लोथल में मेन सड़क पे खोलते थे। याद रखना। इनकी अगर मुख्य फसल की आप बात करो तो गेहूं जो कि सबसे पहले मिली है, और जौ भी मिला है यहाँ पे, और मिठास के लिए ये लोग शहद का यूज। अब देखिए, आप अगर पूछो, बोलोगे कि यार क्या पढ़ा रहे हैं, मिठास के लिए शहद का प्रयोग, पूछा जाता है ना एग्जाम में कि सैंधव सभ्यता के निवासी मिठास के लिए किस चीज़ का यूज करते, शक्कर का, गन्ने का, शहद का, नन ऑफ दी। अब आपको नहीं पता तो नहीं पता, मुख्य फसल क्या थी, गेहूं जौ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप इनको ये मत हंसी मत लीजिएगा कि क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हल कहाँ मिला, जुते हुए खेत कहाँ मिले आपको, और उसके अलावा चावल कहाँ मिला, उसके अलावा गेहूं कहाँ मिला। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। मेहरगढ़ में याद रखना गेहूं का सबसे पहला साक्ष्य मिला। 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली गाड़ियां मिली, बैलगाड़ी मिली और भैंसा गाड़ी भी मिली हैं यहाँ पे। मेसोपोटामिया जो एक सभ्यता थी, मिस्र वाली सभ्यता, वहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है मेलूहा। ठीक है, मेलूहा एक आपने वो भी सुना होगा, एक नॉवेल लिखी गई थी मेलूहा, और काफ़ी हद तक ऐसा जब आई थी ये मूवी एक शिवाय, तो ऐसा लग रहा था कि मेलूहा से है। मेलूहा में एक्चुअली में शंकर जी के बारे में बहुत कुछ वर्णन है, जरूर पढ़िएगा। मेलूहा एक बुक है, अगर टाइम मिले कभी तो पढ़िएगा। इसमें मेलूहा जो शब्द का यूज हुआ मेसोपोटामिया में, इसका मतलब है सिंधु सभ्यता। ठीक है, पूछ सकता है मेलूहा शब्द का क्या अभिप्राय है। सुरकोटदा में आपको घोड़े के प्रमाण मिले हैं, एक और जगह हमने घोड़े मिले थे। तौल की जो इकाई थी हमको 16 के अनुपात में थी, जैसे 16 आना। अपने यहाँ अब तो दशमलव चलने लगे, अब तो 100 पैसे वाला सिस्टम हो गया, पहले अपने यहाँ भी 16 आना चलते थे। इसके बाद अगर बात करें तो ये, अच्छा ये पैसे रुपए वाली बात नहीं हो रही है, तौल की इकाई है, तो 16 ग्राम वगैरह ऐसा जो भी रहा होगा, 16 की इकाई में चलती थी। चलिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो में पिग्गट ने इसको विस्तृत साम्राज्य की राजधानी, ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इसको पिग्गट करके एक प्रश्न है, इन्हें लिखा है विस्तृत साम्राज्य की राजधानियां हैं ये। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, ये लोग धरती को उर्वरता की देवी मान के पूजा करते थे, धरती माता की पूजा करते थे। क्यों उर्वरता की देवी? अब भाई उर्वरता की देवी क्यों? क्योंकि खाने को तो आपको वहीं से मिल रहा, खेती भी आप वहीं पे कर रहे हो, तो सीधी सी बात है यार, पूजा तो करनी बनती है। आज भी तो होती है धरती माता की पूजा, यहीं से जन्मे यहीं मरेंगे, होता है। स्त्री मूर्तियां अधिक होने से मातृसत्तात्मक। अब देखिए, यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां मिली हैं ज़्यादातर महिलाओं की हैं, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा कि समाज मातृसत्तात्मक था, माताओं की पूजा होती थी। अभी फिलहाल चल रहा, अभी तो कुछ भी इक्वालिटी हालांकि चल रही है संविधान की तरफ से, लेकिन अगर आप ज़्यादातर एरिया में जाओगे तो पितृसत्तात्मक मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिता की संपत्ति होगी, पिता से बच्चों को मिलेगी, ज़्यादातर लड़कों को मिलेगी, तो अभी पितृसत्तात्मक चल रहा है, लेकिन पहले मातृसत्तात्मक था। ये पितृसत्तात्मक, ये भी याद रखना कब से हुआ, ये हुआ वैदिक सभ्यता से। सूती और ऊनी वस्त्रों के जो हैं प्रयोग यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद अगर बात करें स्वास्तिक चिन्ह, ऐसा कह सकते हो आप, शायद है कि हड़प्पा सभ्यता की देन है, क्योंकि और कुछ पता चल नहीं पाया है जो स्वास्तिक चिन्ह होता है हमारा। ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है, थोड़ा सा आप देख लेना। स्वास्तिक चिन्ह ये हमको मिला है हड़प्पा सभ्यता से। इससे ये पता चलता है, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह जो है सूर्य के प्रतीक हैं, सूर्य की उपासना के प्रतीक हैं, इसलिए हम कह सकते थे कि वहाँ पे सूर्य देवता की उपासना होती थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, मतलब ये मंदिर बना के तो पूजा नहीं करते थे। इसकी बाद अगर बात करें, मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक, वही मातृदेवी माता जी। कुबड़ वाला स्थान जो है सबसे ज़्यादा पूजनीय जंतु था, मतलब जीव था। कोई भी अगर बात करें, कोई जानवर की बात करें, सबसे ज़्यादा जो पूज्य हुआ वो है कुबड़ वाला स्थान। कुबड़, आई थिंक आप समझते हो कुबड़ वाला स्थान, उसकी बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली हैं कुबड़ वाले स्थान की। मनोरंजन का, अब भाई इनका, अब ये तो हमने देख लिया, ये था भाई, मनोरंजन कहाँ करते थे, तो मछली पकड़ना, शिकार करना सबसे बड़ा मनोरंजन का कार्य था। पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, ये आज भी चलता है। ठीक है, चौपड़ खेलते थे, पासा खेलते थे और एंजॉय करते थे। ठीक,
काला रंग से डिजाइन किया हुआ लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे ये लोग। काला रंग से डिजाइन और लाल कलर का मिट्टी का बर्तन। हालांकि हमने अलग अलग कलर पढ़े हैं, कहाँ पे कौन सा कलर यूज होता था, इंपॉर्टेंट है। ये लोग तलवार से परिचित थे। ऐसे एक्चुअली में यहाँ कोई हथियार ही नहीं मिला है। अब ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है, एकमात्र, जहाँ सभ्यता तो थी पर हथियार नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट। आज देख लीजिए हर जगह हथियार मिलेंगे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति यहाँ भी थी। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों। शवों के दो तरह के तरीके थे, या तो जला देते थे या तो गाड़ देते थे। तो जलाने वाला सिस्टम आपको मोहनजोदाड़ो में मिलेगा और गाड़ने वाला आपको हड़प्पा में मिलेगा, जिसको हम दफनाना कहते हैं। और लोथल और कालीबंगन में तो युग्म समाधियां मिली। युग्म समाधियों से ये कह सकते हो आप कि कहीं ना कहीं सती प्रथा के भी प्रमाण थे। ठीक, वाइफ को, या हो सकता है उस टाइम पे सती हस्बैंड होता रहा हो, ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन युग्म समाधियां मिली। हो सकता है हस्बैंड होता रहा हो सकता है वाइफ होती रही हो सती। और इनका विनाश का प्रभावीकरण जो है बाढ़। ऐसा मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं बाढ़ की वजह से इनका विनाश हो गया, नहीं तो और कोई देखिए लोगों ने अलग अलग थॉट दिए हैं इनके विनाश होने के कारण, लेकिन सबसे प्रभावी कारण है बाढ़। ठीक है, वहाँ पे इतनी सारी नदियाँ हैं, बाढ़ आई तो इनको बहा के ले गई। और अभी तो कुछ लोग कहते हैं कि मरे ही नहीं, इनको इन्हीं से तो आगे इंडियन लोग चल रहे हैं। नीचे साइड आ गए थे द्रविड़ियन लोग, जो है इन्हीं से मिलते जुलते हैं। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा। इनने जितने भी घर बनाए सारे के सारे टेराकोटा से बनाए। बाकायदे पकी हुई मिट्टी की ईंटों से घर बने। इनके रट लीजिएगा, जैसे नॉर्मल आज आप बना देखिए, इनकी पकी हुई मिट्टी से बनते थे। बीच में जो है ईंटें बंद हो गई थी, मिट्टी के घर बनने लगे थे गाँवों में। देखो अब फिर पकी मिट्टी के घर, ईंटों से घर बनने लगे हैं। आपके यहाँ पकी हुई ईंट आती है, फिर उसके बाद घर बनते हैं। तो ये पहले ही बनाते थे, उसको ही बोला करते थे टेराकोटा। याद रखना, टेराकोटा कभी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसको करते हैं कंप्लीट इस वीडियो को। ये है पूरा सिंधु सभ्यता के बारे में, उनके बारे में हमने जाना समझा, यहाँ पे ये होता था और बहुत सारी चीज़ें याद भी करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु सभ्यता, बिल्कुल याद रखना, एक एक चीज़ याद रखना, एक एक शब्द। भले आपको थोड़ा सा हास्यास्पद से लगे क्वेश्चन, इनके फैक्ट्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम वैदिक से बात करेंगे। वैदिक सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है।